गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बात करेंगे। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला वीडियो सेशन होगा। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की क्या भूमिका थी, उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने क्या योगदान किया। आज का ये वीडियो सेशन में हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे तो उसमें पहला जो टॉपिक होगा क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित संस्था की। कौन से क्रांतिकारी ने किस तरह के संस्था स्थापित किए, ये संस्था से रिलेटेड सवाल आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी परीक्षाओं में जीके के प्रश्न हैं और उसमें अगर इतिहास पूछे जाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से काफी सवाल होते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री से खास तौर पर जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो राष्ट्रीय आंदोलन जो भाग है ना, वो सबसे मतलब एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से सर्वाधिक वो महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर से आपको ज्यादातर संस्था वाले सवाल आपको मिलेंगे कि संस्था के संस्थापक कौन थे, ये संस्था कहां खोला गया। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो टॉपिक होगा, जो इस वीडियो सेशन का टॉपिक होगा, वह संस्था होगा क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित किया गया। जो दूसरा हम लोग जो बात करेंगे, जो दूसरा पॉइंट पर बात करेंगे वो होगा कि क्रांतिकारियों ने कौन से नारा दिया, या नारा कहिए, विचार कहिए, अथवा आप उसको स्लोगन कहिए। तो उनके नारे क्या थे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने कौन से नारे दिए, या अथवा उनका विचार क्या था। तो नारा अथवा विचार पर हम लोग बात करेंगे, और इंग्लिश में कहें तो स्लोगन। ठीक है, जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा इस सिलसिले में कि किस क्रांतिकारी को कौन सा सजा दिया गया। ठीक है ना, किसको फांसी की सजा दिया गया, किसको उम्र कैद का सजा दिया गया। तो थोड़ा सा हम इस पर बात करेंगे। हमारा जो चौथा जो पॉइंट होगा ना इस वीडियो सेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बुक्स, किताब, ठीक है ना, अथवा मैगजीन्स। किस क्रांतिकारी ने कौन से बुक्स अथवा कौन से मैगजीन्स का उन्होंने संपादन किया। ये बुक्स मैगजीन्स वाली जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और पांचवा बात हम लोग करेंगे क्रांतिकारियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात। ठीक है ना, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग बात करेंगे जो कि क्रांतिकारियों से रिलेटेड होंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा की जाएगी पॉइंट 5 में। तो ये वीडियो सेशन पूरी तरह क्रांतिकारी और उनके योगदान पर ये आधारित है। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संस्था। ठीक है, किस क्रांतिकारी ने कौन से संस्था को कहां पर स्थापित किया। चलिए, तो हम लोग अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं संस्था से। चलिए, तो इधर संस्था आप ऐसे समझिए, हम लोग इधर संस्था की बात करेंगे और इधर संस्थापक की बात करेंगे। तो हमारा जो होगा इधर संस्था होगा, आप ऐसे समझिए, और इधर संस्थापक होगा कि कौन से संस्था को किस संस्थापक ने स्थापित किया। चलिए, तो संस्था और संस्थापक देखा जाए। चलिए, सबसे पहले आते हैं मित्र मेला। ये अपने किस्म का पहला संस्था था जो कि क्रांतिकारियों द्वारा ये स्थापित किया गया था। मित्र मेला जो संस्था है ये 1899 में, ठीक है ना, 1899 में इसे सावरकर बंधु ने स्थापित किया था। सावरकर महाराष्ट्र में यह संस्था स्थापित किया गया था। सावरकर बंधु का संबंध महाराष्ट्र से था। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट जो संस्था हुआ क्रांतिकारी संस्था, आप ये संस्था का मतलब क्रांतिकारी संस्था से है, वो अनुशीलन समिति। हमारा जो नेक्स्ट है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति को 1902 में स्थापित किया गया। ठीक है ना, जतीन्द्र नाथ बनर्जी द्वारा और बारिंद्र कुमार घोष द्वारा। ठीक है ना, बारिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र, ठीक है ना, नाथ बनर्जी द्वारा यह स्थापित किया गया। ठीक है ना, कोलकाता में ये दोनों बंगाली थे, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो होगा वो स्थापना केंद्र जो होगा वो कोलकाता होगा। चलिए, तीसरा जो हमारा है, ठीक है ना, जो तीसरा हमारा जो क्रांतिकारी संस्था है वह अभिनव भारत। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अभिनव भारत से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। अभिनव भारत को स्थापित करने वाले कौन थे, तो वीडी सावरकर थे। ठीक है ना, लंदन में इन्होंने
1907 ईस्वी में लंदन में इन्होंने किया, ठीक है ना। वीडी सावरकर स्थापना किया गया था लंदन में। चलिए इसके बाद हम आते हैं इंडिया हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका है इंडिया हाउस, ठीक है ना। इंडिया हाउस को स्थापित किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ये विदेश में रह करके ये भारतीय आंदोलन को काफी इन्होंने बढ़ावा दिया। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गदर पार्टी अपने समय का सर्वाधिक चर्चित है ना संगठन में से एक गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह, ठीक है ना, बकना द्वारा। तो लाला हरदयाल इसके मुख्य कार्यकर्ता थे। तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी, है ना, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, और ये जो साल हुआ था 1913 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये खासतौर पर गदर पार्टी से तो कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी संगठन है जिसको स्थापित करने वाले, जैसे मित्र मेला के स्थापित करने वाले सावरकर बंधु थे। अनुशीलन समिति बारिंद्र कुमार घोष ने स्थापित की है। अभिनव भारत ये लंदन में भारत का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी संगठन था। इसी तरह गदर पार्टी, ठीक है ना। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। इसके जो मुख्य कार्यकर्ता थे वो लाला हरदयाल थे। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं, नेक्स्ट नंबर में आते हैं। देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। देखिए इसी नाम से, है ना, इसी नाम से कई जगह क्रांतिकारी संगठन खोले गए। एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना किया था रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस ने, ठीक है ना, टोक्यो में। थोड़ा ध्यान दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चीज है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था, ठीक है ना, टोक्यो में, जापान में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये संस्था थी, संगठन थी, ठीक है ना। 1942 में ये स्थापित किया गया, 1942 में। इसी नाम से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एक और संस्था खुला था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, समझिए, ठीक है ना। इसी नाम से संस्था खोला गया था तारकनाथ दास द्वारा अमेरिका में, ठीक है ना। तारकनाथ दास द्वारा खोला गया था अमेरिका में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में, अमेरिका के ठीक है ना, फोर्निया में खोला गया था, ठीक है ना, 1907 ईस्वी में। देखिए नाम सेम है, एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम से खोला गया 1942 में टोक्यो में, एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम खोला गया अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1907 में। तो ये थोड़ा सा चीज आपको पेचीदा लगेगा, लेकिन जब संस्थापक पूछेगा तो कोई एक ही नाम देगा, या तो रास बिहारी बोस देगा या तो तारकनाथ देगा, ठीक है ना, चूंकि दोनों एक ही नाम के संस्था के संस्थापक है, हालांकि इनके जगह अलग अलग हैं, एक है अमेरिका में और एक है टोक्यो में। एक इसी नाम में थोड़ा सा परिवर्तन करके एक संस्था खोला गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, लीग एंड गवर्नमेंट, एंड उसमें गवर्नमेंट अब शब्द जोड़ दिया गया, ठीक है ना, राजा महेंद्र प्रताप द्वारा काबुल में। ये काबुल, ये अफगानिस्तान में ना ये कार्यरत थे। ये क्रांतिकारी थे जो कि भारत के क्रांतिकारी थे, जो कि अफगानिस्तान में रह करके ये भारतीय क्रांति को इन्होंने मतलब कि सपोर्ट किया। तो ये काबुल में खोला गया था, ठीक है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, ठीक है ना, 1915 में राजा महेंद्र प्रताप द्वारा, ठीक है ना, 1915 में राजा महेंद्र, ठीक है ना, प्रताप द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं जो कि भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा मतलब कि जगह जगह पर स्थापित किए गए। चलिए हम आगे की बात को लेकर चलते हैं। फिर हमारा अगला है आजाद हिंद फौज, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो सारी बात अधूरा है। आजाद हिंद फौज, ठीक है ना, देखते हैं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब और कहां हुआ। देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में टोक्यो में हुआ था, ठीक है ना, ये जापान के टोक्यो में हुआ था, और इसको मतलब स्थापित करने वाले रास बिहारी बोस थे।
ठीक है ना, रास बिहारी बोस थे। फिर इसको सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में फिर इसको सुदृढ़ किया। जब ये बिखर गया, ठीक है, तो फिर इसको मतलब कि मोबिलाइज किया। तो इसका मतलब आजाद हिंद फौज से संबंध सुभाष चंद्र बोस का ही, मेनली सुभाष चंद्र बोस का है। हालांकि इस संस्था को रास बिहारी बोस ने टोक्यो में स्थापित किया था, लेकिन रास बिहारी बोस से कहीं ज्यादा संबंध इस संस्था का सुभाष चंद्र बोस से है। सुभाष चंद्र बोस ने इसे फिर संगठित किया सिंगापुर में, ठीक है ना। पुनः इसे नोट कर देता हूं, पुनः इसे सुभाष चंद्र बोस ने ठीक है ना सिंगापुर में संगठित किया। चलिए, तो ये जो हमारा जो पॉइंट 1 था जिसमें कि हम लोग संस्था और संस्थापक की बात कर रहे थे, तो ये बात रहा। अब हमारा जो दूसरा है पॉइंट कि इस राष्ट्रीय आंदोलन में किस क्रांतिकारी द्वारा क्या नारे दिए गए। चलिए, अब हम लोग नारों पर थोड़ा बात करते हैं कि कौन कौन से नारा ये भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा दिया गया। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वह है नारा, ठीक है ना। स्लोगन आप इसको कहिए, नारा कहिए, आप इसको जो नाम दे दे। चलिए, अब हम लोग जो सेकंड हमारा जो पॉइंट है ना वो है नारा। नारा कहिए, उसको आप स्लोगन कहिए, है ना, चीजें कहिए या विचार कहिए। चलिए, तो नारे वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा नारे की ओर चलते हैं। देखिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उससे जानते होंगे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा, ठीक है ना। इस बात को किसने कहा था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है ना। यो हम इसे लेके रहेंगे या मैं इसे लेके रहूंगा, ठीक है ना। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, केवल बात इतना पर भी चलेगा। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, इसको कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, गरम दल से संबंध रखते थे। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय ये बहुत प्रमुख ये नारा है जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। तो तुम मुझे, कैसे है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है ना। ये है सुभाष चंद्र बोस का द्वारा दिया गया नारा, सुभाष चंद्र, ठीक है ना, बोस द्वारा ये नारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने और नारा दिया, दिल्ली चलो। चलिए, दिल्ली चलो का भी नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद, चलिए और भी इंपॉर्टेंट है, जय हिंद, ये नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस की ये 3 नारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझिए। ये 3 नारे, जो ये 3 नारे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉप क्लास के हैं। ये हमेशा पूछता है, दिल्ली चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी पैदा करता है। जय हिंद, ठीक है ना, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो नारा दिया गया है ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी नारा बहुत पॉपुलर नारा था अपने समय का, और ये इसको बाल गंगाधर तिलक ने दिया। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए, अब हम लिखते हैं एक कविता जिसको राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना, ठीक है ना, अब हमारे दिल में है। इसको आप पूरा आप ऐसा समझिए, इसको देने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल। ये कविता है, ठीक है ना, लेकिन अपने समय का ये कविता काफी ये मतलब चर्चा में था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलिए, वंदे मातरम, हमारा अगला जो वर्ड है वंदे मातरम। ये समझिए कि ये सर्वाधिक ये फेमस नारा था पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, ठीक है ना, वंदे मातरम। ये वंदे मातरम शब्द कहाँ से लिया गया? ये वंदे मातरम लिया गया आनंद मठ से। आनंद मठ किताब का नाम है, ठीक है ना, और इससे इस वंदे मातरम को लिया गया है, जिसके रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना, ये वंदे मातरम के ये लेखक थे। चलिए, अब हम आगे भी बढ़ते हैं। देखिए, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये सभी फेमस नारे हैं
ठीक है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान के। और इसको हालांकि देखिए इनकलाब जिंदाबाद से संबंध, ठीक है ना, सरदार भगत सिंह को जोड़ा जाता है, लेकिन एक्चुअली इस नारा का जो रचनाकार है या रचयिता है या क्रिएटर है या क्वाइंट करने वाले हैं वह है हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी ने इस नारे को दिया था। हाँ, भगत सिंह ने क्या किया था, इस नारे को ज्यादा पॉपुलराइज किया था जब उन्होंने सेंट्रल असेंबली में जब उन्होंने बम फेंका बटुकेश्वर दत्त के साथ, तो उन्होंने वंदे मातरम चिल्लाया, ठीक है ना। और तब से वंदे मातरम जो है ना एक समझिए कि एक आदर्श वाक्य बन गया पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो इनकलाब जिंदाबाद के जो रचनाकार हैं वो कौन है, मौलाना हजरत चलिए मौलाना हजरत मोहानी। हालांकि इसका जो इसको ज्यादा लोकप्रिय बनाया भगत सिंह ने, ठीक है ना, भगत सिंह ने ठीक है ना इस नारा को लोकप्रिय बनाया। बस भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया। चलिए अब हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो है कि किस क्रांतिकारी को क्या सजा मिला, उनको किसको फांसी की सजा मिला, ठीक है ना, किसको फांसी की सजा मिला। अब हम इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, किसको आजीवन कारावास का सजा मिला, थोड़ा सा इन सारी चीजों को हम लोग थोड़ा सा अब देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वह सजा से रिलेटेड है। हमारा तीसरा जो टॉपिक है वह सजा से रिलेटेड है, किस क्रांतिकारी को क्या क्या सजा दिया गया, ठीक है ना। तो क्रांतिकारी जिन्हें फांसी की सजा दिया गया वे कौन कौन से हैं और किन मामलों में उनको फांसी की सजा दिया गया, थोड़ा सा इस चीज पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्रांतिकारी जिन्हें, ठीक है ना, फांसी की सजा दिया गया, फांसी की सजा दिया गया और उनको किस जुर्म में फांसी की सजा दिया गया। चलिए तो अब हम लोग इस चीज को देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, कि किसको किस मतलब कि अपराध के लिए उनको फांसी की सजा अथवा आजीवन कारावास उनको दिया गया। चलिए तो सबसे पहले आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। सबसे पहले अगर हम आते हैं तो हमें मिलते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए इनको किस कारण से इनको फांसी की सजा दिया गया, तो काकोरी कांड में चूंकि ये लिप्त थे, ठीक है ना, काकोरी षड्यंत्र में, आप ऐसे समझिए, काकोरी षड्यंत्र में लिप्तता की वजह से इनको फांसी की सजा दिया गया, ठीक है ना। चलिए तो काकोरी षड्यंत्र आप ऐसे समझिए ये मामला था जिसके तहत इनको फांसी की सजा दिया गया राम प्रसाद बिस्मिल को। चलिए खुदीराम बोस, हमारा नेक्स्ट जो है वो है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस इन्होंने किंग्सफोर्ड के हत्या करने की कोशिश किया था, हालांकि उसका हत्या नहीं हो सका, लेकिन खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सजा दिया गया। इनके साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे, इनके साथ प्रफुल्ल चाकी भी थे। प्रफुल्ल चाकी, और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ आप क्लियर करना चाहता हूं कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मिल करके, ठीक है ना, किंग्सफोर्ड की हत्या करने की असफल कोशिश की। तो जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी पड़ गया। तो 21 मामलों में किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में, हत्या तो हुआ नहीं था, प्रयास किया गया था, किंग्सफोर्ड हत्या के प्रयास में, ठीक है ना, इनको फांसी की सजा दिया गया। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। तो बालकृष्ण चापेकर, हमारा अगला जो है वो बालकृष्ण चापेकर। बालकृष्ण चापेकर इन्होंने रैंड की हत्या की थी, ठीक है ना, जो कि पूना में प्लेग कमिश्नर था। रैंड की हत्या के कोशिश में, रैंड की हत्या के जुर्म में बालकृष्ण चापेकर को फांसी की सजा दिया गया। चापेकर बंधु थे वो, ठीक है ना। मदनलाल धिंगड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे तो कई बार सवाल भी आया है। मदनलाल धिंगड़ा ने किसकी हत्या की? देखिए यहां से दो सवाल, यहां से मतलब कि दो जवाब आपको तैयार हैं।
रामप्रसाद बिस्मिल काकोड़ी षड्यंत्र में लिप्त थे। तो एक सवाल बन सकता है, ऐसे कि निम्नलिखित में से कौन से काकोड़ी षड्यंत्र में लिप्त थे? तो आप कह सकते हैं रामप्रसाद बिस्मिल। अच्छा, एक तो हम ये भी देख रहे हैं कि इनको फांसी की सजा दिया गया। तो इसी तरह से मदन लाल धिंगड़ा, चलिए मदन लाल धिंगड़ा, इन्होंने कर्जन विलियम वैली की हत्या की थी। तो एक तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कर्जन विलियम वैली की हत्या किसने की, ठीक है, तो वह है विलियम वैली की हत्या करने वाले मदन लाल धिंगड़ा हैं, और इनको फांसी की सजा भी दिया गया। तो हम लोग दो तरफ से बातों को सीख रहे हैं। मदन लाल धिंगड़ा ने क्या किया था? विलियम वैली की हत्या की थी, ठीक है ना, विलियम वैली की हत्या की थी, और इसी जुर्म में उनको फांसी की सजा दी गई। देखिए टॉपिक क्लियर है, हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं वो सारा चीज क्लियर है। हम लोग पढ़ाई ये कर रहे हैं कि क्रांतिकारी जिन्हें फांसी की सजा दिया गया तो वो कौन कौन से क्रांतिकारी हैं। रामप्रसाद बिस्मिल काकोड़ी षड्यंत्र, आप ऐसे समझिए, जो रामप्रसाद बिस्मिल थे वो काकोड़ी षड्यंत्र थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप ऐसे समझिए। जो खुदीराम बोस थे वो किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में, जो बालकृष्ण चापेकर थे उन्होंने रैंड की हत्या किया था, मदन लाल धिंगड़ा ने विलियम वैली की हत्या किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अशफाक उल्लाह खां, बहुत इंपॉर्टेंट, अशफाक उल्लाह खां, ठीक है ना। काकोड़ी षड्यंत्र में समझिए कि काफी लोग शामिल थे। अब काकोड़ी षड्यंत्र क्या है हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है ना। अभी तो बस ऑब्जेक्टिव टाइप के हम लोग सवाल के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पूरा वीडियो सेशन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव की जरूरतों को पूरा करेगा। तो अशफाक उल्लाह खां का संबंध किससे था? काकोड़ी षड्यंत्र से। इसको सिंपल भाषा में समझिए, काकोड़ी षड्यंत्र से इनका संबंध था और इनको फांसी की सजा दिया गया। चलिए इसके बाद हम आते हैं, हमारा अगला जो है वो है असुर सिंह अमीर चंद, ठीक है ना, नाम है थोड़ा सा कम पॉपुलर नाम है, असुर सिंह, ठीक है ना। और असुर सिंह और अमीर चंद ये दो, ये क्या थे, किस जुर्म में इनको फांसी की सजा दिया गया? तो असुर सिंह और अमीर चंद ये लाहौर बम कांड में थे, दिल्ली षड्यंत्र मामलों में थे, ठीक है ना। तो लाहौर कांड, अब लाहौर कांड क्या है हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे। लाहौर बम कांड और दूसरा जो था दिल्ली षड्यंत्र मामला था, दिल्ली षड्यंत्र मामला में इनको फांसी की सजा दिया गया। चलिए हम लोग नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं जो कि हमें बाल मुकुंद पढ़ना है, हार्डिंग बम मामला। हार्डिंग पर इन्होंने बम फेंका था, बाल मुकुंद, इनको फांसी की सजा दिया गया था, ठीक है ना, इनको फांसी की सजा दिया गया था हार्डिंग बम मामला में। हार्डिंग बम मामला में इनको फांसी की सजा दिया गया था। हम 8 पढ़ते हैं नंबर, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है ना, ये भी फांसी की सजा इनको दिया गया था, सत्येंद्र नाथ बोस। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सब फांसी पाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर बम केस में, अलीपुर बम केस में, नरेंद्र गोसाई की हत्या के मामलों में इनको सत्येंद्र नाथ बोस को फांसी की सजा दिया गया था, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर बम केस, मुजफ्फरपुर बम केस, ठीक है ना, अलीपुर बम केस, ठीक है ना, इनको इस मामले में इनको फांसी की सजा दिया गया था। चलिए तो हमारे ये क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सजा दिया गया। अब वैसे क्रांतिकारी जिनको आजीवन कारावास दिया गया, आजीवन कारावास पाने वाले क्रांतिकारी भाई कौन है, थोड़ा सा उनको देखते हैं कि किन्होंने आजीवन सजा पाया, ठीक है ना। क्रांतिकारी आप ऐसे समझिए। अब हम लोग क्या आगे बढ़ रहे हैं, क्रांतिकारी जिन्होंने आजीवन कारावास पाया, आजीवन कारावास पाया। तो आजीवन कारावास पाने वाले क्रांतिकारी कौन है, ठीक है ना, थोड़ा सा उनको देखा जाए। अंबिका चक्रवर्ती, यह है अंबिका चक्रवर्ती। चलिए नेक्स्ट हम आ रहे हैं गणेश घोष, हमारे हैं रानी गैंडिलियू, रानी गैंडिलियू, ठीक है ना, लोकनाथ, ठीक है ना, इनको आजीवन कारावास का सजा दिया गया। चलिए अब वैसे क्रांतिकारी जिनको कुछ समय के लिए कारावास दिया, सजा दिया गया, कुछ सालों के लिए कारावास दिया गया, वो कौन थे? चलिए थोड़े समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए, ये तो क्रांतिकारी जिनको आजीवन कारावास दिया गया, आप ऐसे समझिए। जो थोड़े समय के लिए, जिनको कुछ वर्षों के लिए कारावास दिया गया,
वो कौन कौन थे भाई? तो उसमें थे आपके प्रमुख वीडी सावरकर, उनमें प्रमुख थे वीडी सावरकर, जिनको कुछ सालों के लिए सजा दिया गया था। इसके बाद हम आते हैं, देखिए दो क्रांतिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने भूख हड़ताल से, ठीक है ना, उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। मानिंद्रनाथ बनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मानिंद्रनाथ बनर्जी, मानिंद्रनाथ जो बनर्जी थे, ठीक है ना, इन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल कर दिया और 66 दिन के भूख हड़ताल के बाद, ठीक है ना, 66 दिनों के, ठीक है ना, दिनों के भूख हड़ताल के बाद, भूख हड़ताल के बाद, ठीक है ना, और ये फतेहपुर केंद्रीय जेल में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, के बाद फतेहपुर केंद्रीय, ठीक है ना, जेल में इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मानिंद्रनाथ बनर्जी और एक जतींद्रनाथ दास, दो ऐसे हैं जिनके भूख हड़ताल से जिनका देहांत हुआ था, जतींद्रनाथ दास। चलिए जतींद्रनाथ दास के बारे में क्या, 63 दिन के उपवास के बाद, ये तो 66 दिन, ये रहे 63 दिन, 63 दिनों के, ठीक है ना, उपवास के बाद, ठीक है ना, लाहौर जेल में इनकी मृत्यु हो गई, लाहौर जेल में इनकी मृत्यु हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो क्रांतिकारी ऐसे थे, आप ऐसे समझे, जिनकी जो मृत्यु हुई वो भूख हड़ताल से हुई। चलिए अब हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है, प्रीतिलता वाडेकर के बारे में मैं बता दूं एक नोट करके कि प्रीतिलता जो वाडेकर जो क्रांतिकारी थी, इन्होंने आत्महत्या कर लिया था, ठीक है ना। प्रीतिलता वाडेकर ने आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या, ठीक है ना, कर ली थी। चलिए तो हमारा ये सेशन कंप्लीट रहा। इस सेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि किस क्रांतिकारी को क्या सजा दिया गया। चलिए हम लोग आगे की बात बढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे किताब, ठीक है ना, बुक्स और उनके लेखक। कुछ क्रांतिकारी तो बहुत ही मतलब कि उच्च कोटि के वो लेखक भी थे, तो उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी और वो किताब मतलब किन क्रांतिकारी से जुड़ाव रहा, प्रश्न इससे संबंधित काफी आते हैं। किताब और मैगजीन से जुड़े हुए प्रश्न काफी आते हैं। इसमें केवल उन्हीं किताबों की चर्चा किया गया जो क्रांतिकारी द्वारा लिखे गए हैं, जो गरम दल के नेताओं द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है ना। इसमें नरम दल या शांति प्रिय जो लड़ाई लड़ते थे उनसे ये वीडियो सेशन का कोई संबंध नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा बुक्स, आप ऐसे समझिए बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है ना, किताब और लेखक। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है। देखिए अरविंद घोष दो बहुत फेमस किताब तो बहुत सारे लिखे गए हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ उसी किताब की चर्चा किया जाएगा जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं। न्यू लैम्प्स, अब थोड़ा सा इंग्लिश में नाम याद रखना होगा। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है ना, फॉर ओल्ड, ये बहुत फेमस किताब था अरविंद घोष का। ये अरविंद घोष का बहुत फेमस किताब था, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस किताब का नाम है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, ठीक है ना। इसके भी जो लेखक थे वो अरविंद घोष थे। चलिए गीता रहस्य, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का यह बहुत ही फेमस किताब है, ठीक है ना। चलिए हम बात को आगे लेके चलते हैं। तो आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस हमारा जो नेक्स्ट है वो इस तरह से है, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, ये बहुत फेमस किताब है, ठीक है ना। और ये भी है ना वो बाल गंगाधर तिलक का है। चलिए एक है द इंडियन स्ट्रगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है ना। ये सुभाष चंद्र बोस का बहुत फेमस किताब है। सुभाष सुभाष चंद्र, आप ऐसे समझे, सुभाष चंद्र बोस का ये बहुत ही फेमस किताब है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखते हैं व्हाई आई एम एथेइस्ट, ये भगत सिंह का समझिए कि ये टॉप क्लास का किताब है। मैं नास्तिक क्यों हूं, इसका हिंदी क्या होगा, मैं नास्तिक क्यों हूं, इसका हिंदी संभव है, मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक है ना। चलिए इंग्लिश में कहा जाए
तो वाई आई एम एथेइस्ट, वाई आई एम एथेइस्ट, इसके जो लेखक थे वो थे भगत सिंह। चलिए भगत सिंह के बाद हम आगे लाइन को लेके चलते हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस। हमारा अगला है वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है ना। ये लाला हरदयाल के, ये बहुत फेमस किताब है। लाला हरदयाल उच्च कोटि के वो एकेडमिशियन थे, ठीक है ना, जिन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की डिग्री की थी। तो चलिए लाला हरदयाल का ये बहुत फेमस किताब है, ठीक है ना, वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके बाद आते हैं हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर, हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर, ठीक है ना। ये भी जो है वो लाला हरदयाल से जुड़ा हुआ किताब है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं द एक्टिविटीज ऑफ, हमारा अगला है द एक्टिविटीज ऑफ द बोल्शेविक्स, द बोल्शेविक्स, और इसके जो लेखक हैं वह हैं राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, कलर ऑफ स्वदेशी। नेक्स्ट हमारा है कलर ऑफ स्वदेशी, ये भी जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ है। चलिए हम आगे चलते हैं, बंदी जीवन। आप ऐसे समझिए, बंदी जीवन जो है ये क्रांतिकारियों के लिए एक बाइबिल का काम करता है। बंदी जीवन ये सचिंद्र नाथ सन्याल ने लिखा था जेल में, ठीक है ना, सचिंद्र नाथ सन्याल ने इसे लिखा था, और इसे क्रांतिकारियों का बाइबिल समझा जाता है, इसे क्रांतिकारियों का क्रांतिकारियों का माना बाइबल समझा जाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब था। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब कुछ हम एक और किताब, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बहुत ही अपने समय का ये बहुत ही चर्चित किताब था वीडी सावरकर का, जो 1857 के क्रांति के ऊपर लिखा गया था, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है वीडी सावरकर का। चलिए तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये किताब है और ये लेखक हैं। एक और किताब की बात कर लिया जाए, अनहैप्पी इंडिया, बहुत ही फेमस किताब। ये सब एग्जाम्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये सारी जितनी किताब है, जितने पत्रिका हैं, ये सबका संबंध प्योरली एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक थे वो थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत लाला लाजपत राय। तो हमारा ये किताब रहा और उसके लेखक रहे। अब हम आगे बात को लेके चलते, पत्रिका, पत्रिका और संपादक समझ लीजिए। चलिए, या पत्रिका या वो क्रांतिकारी का संबंध, किस पत्रिका का संबंध किस क्रांतिकारी से है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है केसरी और मराठा। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। केसरी ये अलग है, मराठा ये अलग है। इसके जो संपादक थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अब हम आगे आते हैं, वंदे मातरम। देखिए ये मैगजीन का नाम है वंदे मातरम, मैडम भिकाजी कामा, मैडम कामा शॉर्ट में कहा जाता है मैडम कामा। चलिए इसके बाद भवानी मंदिर, ये सब पत्रिका का नाम है भवानी मंदिर, ठीक है ना। और भवानी मंदिर के जो संपादक थे वो थे अरविंद घोष। चलिए इसके बाद आते हैं पेशवा, ठीक है ना, अजीत सिंह जो कि भगत सिंह के चाचा थे, ठीक है ना। और इनको ब्रिटिश सरकार ने पकड़ के ना मांडेले जेल रंगून में भेज दिया था, जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। द वंदे मातरम, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे मैगजीन को देखेंगे, द वंदे मातरम। ये नारा नहीं है, ये मैगजीन का नाम है, द वंदे मातरम, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और युगांतर सर्कुलर एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
युगांतर सर्कुलर, और इसके जो संपादक थे वो लाला हरदयाल थे। तो चलिए ये सिर्फ क्रांतिकारियों से संबंधित पत्रिका है, इसमें बाकी जो हमारे राष्ट्रवादी जो नेता थे वो इसमें शामिल नहीं है। चलिए अब हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है कि विभिन्न क्रांतिकारियों के बारे में हम लोग कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अब हमारा जो होगा ना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, क्रांतिकारियों को लेकर के अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना, और ये सारे क्रांतिकारियों से संबंधित होंगे। चलिए देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिपिन चंद्र पाल को कहा गया है कि वो भारत में क्रांतिकारी सोच के ना वो जनक माने जाते हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। भारत में, चलिए पॉइंट 1, भारत में क्रांतिकारी विचार के जनक किसको माना जाता है? तो ये थे हमारे बिपिन चंद्र पाल थे, ये थे हमारे बिपिन चंद्र पाल थे, ठीक है ना। इनको भारत में क्रांतिकारी विचार का जनक समझा जाता है। चलिए भारत में माना गया है ना, विलेंटाइन सिरोल द्वारा माना गया है कि भारत में अशांति का जनक, भारत में किसने अशांति फैलाया, ऐसा लोग कहते हैं। भारत में अशांति का जनक या शांति का जनक किसे कहा गया है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चलिए, और अशांति की माता कौन है भाई? फादर तो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक। अब मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारत में क्रांति का जनक है ना, मैडम कामा, मदर ऑफ। चलिए आप इसको आप ऐसे समझिए कि मदर ऑफ, थोड़ा इंग्लिश बेहतर होगा, मदर ऑफ, ठीक है ना, इंडियन रिवॉल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। भारत में क्रांतिकारी की जननी कौन है? भारतीय क्रांतिकारी की जननी कौन है? तो मैडम कामा, मैडम भिकाजी कामा पूरा इनका नाम है। चलिए इसके बाद हम आगे बात को लेके चलते हैं। देखिए राष्ट्रपिता गांधी जी को सर्वप्रथम, ठीक है ना, 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? राष्ट्रपिता की उपाधि, ठीक है ना, किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई, ठीक है ना, 1944 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप इसको ना थोड़ा सा इग्नोर ना करें, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नंबर 5 की ओर आते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए पत्रकार के रूप में, पत्रकार के कर्तव्य के निर्वहन ना कर पाने के जुर्म में सबसे पहले सजा पाने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। पत्रकार के कर्तव्य क्या है? पत्रकार के कर्तव्य, ठीक है ना, का निर्वहन करते हुए, का निर्वहन करते हुए, ठीक है ना, सजा पाने वाले, मतलब जेल जाने वाले, आप ऐसे समझिए, जेल जाने वाले, ठीक है ना, कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। देखिए भारत में होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम बाल गंगाधर ने ही प्रारंभ किया था 1916 में। चलिए तो भारत में होम रूल आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे? शुरू करने वाले जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक 1916 में, ठीक है ना, 1916 में उन्होंने स्टार्ट किया था। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे, ठीक है ना।
चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आजाद हिंद फौज हम लोग मान के ये चलते हैं कि आजाद हिंद फौज का संबंध सुभाष चंद्र बोस से, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कुछ और भी क्रांतिकारी से जुड़े हुए हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं आजाद हिंद फौज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजाद हिंद फौज से बहुत सवाल आते हैं कि प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। चलिए, सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज, स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा दिया, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक का बहुत बहुत ज्यादा योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा योगदान है। ये गांधी जी के आने के ठीक पहले, मतलब भारत में गांधी जी का इमरजेंस हो रहा था, उसी समय 1920 में इनका देहांत हो गया, ठीक है ना। तब तक इन्होंने काफी कुछ भारतीय आंदोलन को इन्होंने दिया, ठीक है। तो भारत में आप ऐसे समझिए कि सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने ही, ठीक है ना, स्वराज, ठीक है ना, बहिष्कार, स्वदेशी जैसे शब्दों को कहा। तो सर्वप्रथम कैसे होगा? सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज, ठीक है ना, स्वराज, ठीक है ना, स्वदेशी एवं बहिष्कार का नारा दिया। चलिए, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं, नंबर 9 की ओर। देखिए, अब हमें कहना है क्या कि बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना, 1893 ईस्वी में, ठीक है ना, इन्होंने गणपति उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कई बार प्रश्न आ चुके हैं, गणपति उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। चलिए, बाल गंगाधर तिलक का जो योगदान है वो बहुत ज्यादा है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार ने, है ना, निर्वासित करके बर्मा भेज दिया था, ठीक है ना, जो आज रंगून के नाम से जाना जाता है। 1907 ईस्वी में, ठीक है ना, लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह को बर्मा भेज दिया गया। चलिए, इसके बाद हम आगे बात को लेके चलते हैं। अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था था। अभिनव भारत, आप देखिएगा कि पूरे ये स्वतंत्रता आंदोलन में काफी सक्रिय रहा, ठीक है ना। अभिनव भारत क्या था, पहले इसको समझ लेते हैं। अभिनव भारत एक गुप्त, ठीक है ना, क्रांतिकारी संस्था था। चलिए, अब हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, ठीक है ना, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, ठीक है ना। चलिए, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इन्होंने ही कहा था, ठीक है ना, ये भगत सिंह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नारा है या विचार है, ठीक है ना। भगत सिंह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए, अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट, देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस।
ठीक है ना, ये दिया गया है अरविंद घोष द्वारा। चलिए तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन इतना रहा। इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा संस्था, संस्थापक। दूसरा हम लोगों ने देखा कि क्रांतिकारियों ने कौन कौन से विचार दिए। अब जैसे कि ये भी एक विचार ही है ना कि बौरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, भी तो एक विचार है। ये विचार भगत सिंह का ये बहुत फेमस विचार है, ठीक है ना, कि बौरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बारह तो ऐसे सुनेंगे नहीं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा मिला, किसको आजीवन कारावास मिला और किसको कुछ वर्षों का सजा मिला। किताब और पत्रिका वाला सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट वो बात है। किताब और पत्रिका से रिलेटेड सवाल अक्सर आपको मिलेंगे, मैचिंग करने को देंगे, ज्यादातर मिलते हैं। और इसके बाद ये मिक्स्ड बात रहा। तो आज का हमारा वीडियो सेशन इतना रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप नए हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आज की बात बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस हम लोग आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।